मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे और आप सबों को यह बहुत ही अफ़सोस हो रहा होगा कि आपको घर से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन हम सभी इस बात से चिंतित हैं, इस बात के लिए सजग हैं कि आपका पढ़ाई किसी तरह से बाधित ना हो। आप अपने घर में भी रह कर के अच्छी तरीके से स्वाध्याय करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आप अपने भविष्य के दृष्टिकोण से भी जीवन में अच्छा करने के लिए प्रयासरत होंगे और अच्छा करेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। मैं लगातार ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और उसमें अब तक जो मैं क्लास लिया हूँ, उसमें सारे के सारे क्लास थ्योरी पेपर से लिया। लेकिन आज मैं आपके लिए जो क्लास लेने जा रहा हूँ, जो लेक्चर दे रहा हूँ, यह क्लास आपका प्रैक्टिकल से संबंधित है। और जो प्रैक्टिकल का क्लास है, इसका जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के बारे में, यानी कि बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में बताने के लिए आया हूँ और इसी पर मैं आपको काम दूंगा करने के लिए। और यह प्रैक्टिकल क्लास इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप पूरी तरह से इसको समझ लेंगे और फिर आप बनाएंगे भी। और जब महाविद्यालय खुलेगा तब आप फिर इसे जांच करवा लेंगे कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ, वह है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जान लें कि यह प्रक्षेप जो है वह किसने बनाया, किस तरह से आया, और फिर यह प्रक्षेप जो है किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। इस प्रक्षेप को हम कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि बेलनाकार प्रक्षेप तो और सारे भी हैं, जैसे बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में बता रहा हूँ, इसी तरह से बेलनाकार में आता है समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप भी आता है। तो अब आप इसको जानेंगे कैसे कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पहचान कर सकते हैं, फिर इसका क्या गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर बताऊंगा कि इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और इसको चर्चा करते हैं। तो इस प्रक्षेप को सर्वप्रथम जोहान हेनरिच लैम्बर्ट ने बनाया था, अतः उसके सम्मान में इस प्रक्षेप का नाम लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी रखा गया है। अब है कि इस नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जब आप प्रक्षेप का नाम देखते हैं तो इसका जैसे नाम है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रक्षेप शुद्ध क्षेत्रफल प्रदर्शित करने का गुण रखता है। इस गुण को बनाए रखने के लिए प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी इस प्रकार से निश्चित किया जाता है कि किन्हीं दो अक्षांश वृत्तों से घिरे भाग का मानचित्र में वही क्षेत्रफल होता है जो उन अक्षांश वृत्तों के मध्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रफल होता है। तो सैद्धांतिक रूप से इस प्रक्षेप की रचना प्रकाश स्रोत को अनंत दूरी पर मानकर की जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रक्षेप में प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई पृथ्वी के लघुकृत गोले के ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है। तो ये आपने जाना इसका सामान्य परिचय इस प्रक्षेप के बारे में। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कोई भी प्रक्षेप जो है वह बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप होगा तो उसकी क्या पहचान होगी। तो उसकी पहचान है, पहला जो है अक्षांश वृत्त सरल एवं समांतर रेखाओं के रूप में होते हैं तथा प्रत्येक अक्षांश वृत्त की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है। दूसरा है अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर को कम होती जाती है। तीसरा है देशांतर रेखाएं भी सरल एवं परस्पर समानांतर होती हैं, परंतु इनके बीच की दूरी एक समान होती है। चौथा है अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं।
पांचवा है ध्रुव, जो ग्लोब पर एक बिंदु होता है, पृथ्वी में भूमध्य रेखा के बराबर लंबी सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपने इसका पहचान का देखा। अब जो चर्चा करूंगा मैं, इसके क्या गुणधर्म है, क्या प्रॉपर्टीज है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें पहला आता है भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर होती है, अतः भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध रहती है। लेकिन दूसरा है इसका कि अन्य अक्षांश वृत्त अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं, अतः उन पर मापनी अशुद्ध होती है। तीसरा है प्रक्षेप में रेखाएं पृथ्वी के लघुकृत गोले के ध्रुवीय व्यास के बराबर बनाई जाती है, अतः वे अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी होती हैं। इसके फलस्वरूप देशांतर रेखाओं पर मापनी अशुद्ध हो जाती है। चौथा है यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है, परंतु भूमध्य रेखा से दूर जाने पर क्षेत्रों की आकृति बहुत विकृत हो जाती है। ये हुआ इसका गुणधर्म। अब इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम चर्चा करें। यह जो प्रक्षेप है यह कभी कभी संसार के वितरण मानचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के वितरण मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि इस प्रक्षेप में जो है वह मापनी अधिक से अधिक शुद्ध जो होता है वह भूमध्य रेखा के पास होता है, और जैसे जैसे दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो मापनी अशुद्ध होती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा की जो लंबाई है उसी लंबाई का जो है वह ध्रुवीय क्षेत्र का भी जो अक्षांश होता है, चाहे वह 90 डिग्री का अक्षांश हो, एक बिंदु के रूप में होगा जो उसकी लंबाई भी भूमध्य रेखा के समान होती है। तो स्वाभाविक है कि इसमें जो विश्व में कोई भी चीज का वितरण, चाहे मान लीजिए कि गेहूं का वितरण क्षेत्र दिखाना होगा या वर्षा का वितरण क्षेत्र दिखाना होगा, तो किसी फसल का वितरण क्षेत्र दिखाना होगा, किसी भी चीज का जो वितरण दिखाना होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा जो सटीक होगा वितरण उसका, वो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो होगा वहीं पर उसका वितरण सही में रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अब हम जानेंगे कि इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए आपको एक प्रश्न चाहिए। तो प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि प्रश्न आप लिखेंगे। तो प्रश्न इस तरह से है जब RF 1:12,50,00,000 और अक्षांश एवं देशांतर रेखा का अंतराल 15 डिग्री हो, तो बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखा खींचिए। ड्रॉ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर cylindrical equal area projection for eastern hemisphere when the RF is 1:12 crore 50 lakh and the interval between latitude and longitude is 15 degree। तो अब हम इसका, ये तो प्रश्न हुआ, प्रश्न को फिर आपको हल भी करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रश्न में दिया हुआ है वो सारा चीज आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसमें अलग अलग चीज को फिर निकालना पड़ता है। तो प्रश्न में जो आपको दिया हुआ है उसकी मैं पहले चर्चा करूंगा। तो यह जो बनेगा इसके लिए आपको ग्राफिकल मेथड से हम बनाते हैं, इसको आलेखी विधि से बनाते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है RF 1:12,50,00,000 और अक्षांश एवं देशांतर के बीच का अंतराल आपको दिया हुआ है 15 डिग्री। अब आप यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार के बारे में दिया हुआ तो नहीं है, तो चूंकि यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध के बारे में ही केवल बात की जा रही है, तो अक्षांशीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध की बात करें कि वो पश्चिमी गोलार्ध की बात करें, अक्षांशीय विस्तार तो उतना ही होगा। तो अक्षांशीय विस्तार ध्रुव से ध्रुव तक होता है, तो 90 डिग्री जो है वह उत्तर से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश इसका जो है वो अक्षांशीय विस्तार होगा। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो चूंकि यह पूर्वी गोलार्ध की केवल बात हो रही है, तो पूर्वी गोलार्ध की बात हो रही है, तो इसका देशांतरीय विस्तार 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार होगा। अब इसमें आपको चूंकि RF दिया हुआ है, तो अब हम निकालेंगे इसमें लघुकृत पृथ्वी के गोले की त्रिज्या क्या होगी। चूंकि आप पृथ्वी का वास्तविक त्रिज्या
जान लीजिए कि इस वास्तविक त्रिज्या की लंबाई जो है वह कितना होता है, तो 250 पर 60 इंच होता है। तो अब है क्या कि पृथ्वी का लघुकृत गोले की त्रिज्या निकालना है, तो 250 पर 60 में हमें भागा देना है। जो आरएफ दिया हुआ है उसमें जो हर दिया हुआ है 125 पर 60 उससे भागा देंगे तो 2 इंच निकल करके आएगा, जो कि लघुकृत पृथ्वी का गोले का त्रिज्या होगा। अब इस त्रिज्या की मदद से हम जो है केवल पूर्वी गोलार्ध के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो पूर्वी गोलार्ध के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर क्या होगा, तो सामान्यतः भूमध्य रेखा की लंबाई यदि आपको पूरे निकालना होगा तो उसके लिए 2πr होगा, क्योंकि वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है 2πr होता है। तो यहाँ आधा वृत्त है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध केवल आधे वृत्त को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए 2πr/2 हो जाएगा, यानी कि केवल πr रह जाएगा। तो यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 22/7 गुना 2, यानी कि इसको 44/7 लिख सकते हैं। फिर इसको निकालेंगे तो 6.228 इंच में आ रहा है। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है, अब हम जब बनाएंगे इसको तो अक्षांश एवं देशांतर रेखा की कुल संख्या भी हमें पता होनी चाहिए कि कितना होगा। तो चूंकि हमें जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल दिया गया है वह 15 डिग्री दिया हुआ है, और केवल पूर्वी गोलार्ध में जो है कि कितने हमको विस्तार है इसका देशांतर का, तो देशांतर का विस्तार जो है वह 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक है। तो 180 में हम 15 से भाग दे देते हैं तो वह निकल जाता है कितना, 12, यानी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या हमें 12 मिल गया। अब है उसी तरह से अक्षांश में भी आप देखेंगे तो यह बात सामने आएगा, क्योंकि 0 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री यदि दक्षिण की ओर जाएंगे तो दोनों तरफ 90-90 डिग्री होता है, और 90-90 डिग्री को आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, और इस तरह से आप उसमें 15 डिग्री से भागा देंगे तो 12 ही आएगा। अब इसमें जो हमें पता करना है वह 2 संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। जब आप बनाने लगेंगे तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी आपको चाहिए होती है। तो अब 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए जो है पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की जो लंबाई है उसमें हम कुल देशांतर की संख्या से भाग दे देंगे तो वह निकल जाए, यानी कि 6.28 इंच में 12 से भागा दीजिएगा तो वह निकल कर आएगा 0.52 इंच। तो ये 0.25 इंच जो है यही 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। अब एक चीज और बच जाता है जो हमको जरूरी पड़ेगा, वो है मापनी का, यानी आप जो प्रोजेक्शन बनाएंगे, जो प्रक्षेप बनाएंगे सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन आप अपने प्रैक्टिकल शीट पर, तो उसमें एक आपको स्केल भी बनाना होता है नीचे में। तो वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई आपने इंच में देखा, तो पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई जो है वह माइल में भी होता है, और वह माइल में होता है 4000 माइल। तो अर्थात 2 इंच प्रदर्शित करता है 4000 माइल को। तो इसी तरह से 1 इंच प्रदर्शित करेगा कितना, तो 4000 में 2 से भागा दे देंगे तो वह हो जाएगा 2000 माइल। तो इस तरह से 2000 माइल आपको आ गया, 1 इंच 2000 माइल को प्रदर्शित करता है। तब इसी के आधार पर जो है आप प्रैक्टिकल शीट में उसको बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न भी लिख लेंगे, और फिर मैं उसका जो है जो हल किया है उसको भी मैं दूंगा आपको, और उसके आधार पर आप इसको जो है रूलिंग पेज पर प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका जो है हल किया हुआ है जो उसको लिखेंगे, और जो आपका सादा प्रैक्टिकल शीट होगा उस पर प्रोजेक्शन को बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आप इसको भलीभांति समझ गए होंगे और इसको बढ़िया से बना लेंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो फिर आप मुझसे पूछेंगे, आप मुझे बताएंगे, मैं उसका फिर समाधान करूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और आप ध्यान से पढ़िए, इसको बनाते जाइएगा ताकि आपको सुविधा होगी। धन्यवाद।